सर हाँ बोलो। वो थोड़ा आज सर हम बोल लेट रहे थे सर हम थोड़ा आज लेट से लिंक वो, किए, इसलिए हम भूल गए। नहीं नहीं सर वो बोल रहे थे सर कि डेट ऑफ बर्थ जो हम लोग का हाँ वो सब मिस्टेक हो सुधरवा गया जाएगा, था हम सर बात कर लिए। लेटर। हम बात कर लिए बहुत जल्दी, 23 तक डेट सर है कुछ ना। हम लोग को एप्लीकेशन नहीं। हाँ 23 सर तक डेट डेट ऑफ है बर्थ जो क्या सर। 23 जून तक डेट है ना। हो हाँ जाएगा। सर हाँ। हम भास्कर ओके सर। सर एग्जाम कंट्रोलर जेओटी से बात कर लिए हैं। वो बोले कि सर एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं, उस गूगल फॉर्म में स्टूडेंट को सर्कुलेट कर देंगे। जो गलती हुआ है डेट ऑफ बर्थ ऑन फादर्स नेम के स्पेलिंग में, या फिर फादर्स नेम में यस ही सर। गलत हो गया हो, तो वो करेक्ट फादर नेम और करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखेगा एक गूगल फॉर्म में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सुधार कर जेओटी में जमा कर देंगे 23 तारीख से पहले। सो लेट्स वेट, आज 10 तारीख है, उस सर को थोड़ा टाइम दो। ओके सर थैंक यू। हम बात कर चुके हैं। कल कोई भी हमको मैसेज किया था, मनोहर भी किया, सुनील भी किया था, और भी कुछ लोग कांटेक्ट किए थे, तो हम बताए सर को। सर बोले कि हम उसके लिए लगे हुए हैं, प्रिंसिपल मैडम का सिग्नेचर चाहिए, प्रिंसिपल मैडम आ रही हैं सैटरडे को, फिर उसके बाद होगा। लिंक ज्वाइन कम लोग किया है, ओके हम सर। थोड़ा भूल गए थे, क्लास भी है मेरा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रॉलिंग। रॉलिंग नहीं पढ़ रहे होंगे, अभी फॉर्जिंग स्टार्ट किए थे ना। अभी यस सर, अभी हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग और मेटल कोल्ड फॉर्मिंग वर्किंग। पढ़ने हैं। हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, थोड़ा देखते हैं हॉट वर्किंग को। पिछले क्लास में नोट्स हम दिए होंगे। अच्छा आप लोग ये नोट्स जो है गूगल क्लास में जाता है ना सबका। यस सर। मॉडल 2 मेटल वर्क फॉर्मिंग, हाँ। तो उसके लिए आप लोग गूगल क्लास में तो वो सेव ही रहता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए जो है ना, कुछ पेन ड्राइव्स वगैरह रख लीजिए, या फिर कंप्यूटर है आपके पास तो ठीक है। अगर ज़्यादा मेमोरी का मोबाइल नहीं है तो इट सीम्स दैट योर मेमोरी माइट बी फुल, या फिर माइट बी फिनिश्ड। सो एक पेन ड्राइव रख लो, ओटीजी रख लो। थोड़ा अभी ऑनलाइन थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन क्या करोगे, जीना इसी में है ना। और बार बार इंटरनेट नहीं रहेगा तब भी तुम है कि उसको जब डाउनलोड रहेगा तो उसको पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, क्या है ना। सो हाँ सर। 24 आर ज्वाइनिंग, अलाउ हम इनेबल कर देते हैं वेटिंग रूम, इनेबल हो गया वेटिंग रूम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेटल फॉर्मिंग में एक जो डिफरेंट प्रोसेस है, उसको जो प्रोसेस है उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से बनाते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से जो बनाते हैं, तो उसमें जो होता है डिफॉर्मेशन जोन बड़ा होता है। तो इसके लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम रोलिंग करेंगे, रोलिंग करते हैं, फॉर्जिंग करेंगे, माइट बी वेरी फ्यू थिंग्स। ब्रिटल मटेरियल के लिए जनरली रोलिंग करना बहुत कम टाइम में पॉसिबल हो पाता है। मेरा वीडियोस ब्रिटल मटेरियल में रोलिंग करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? टूट सकता। हाँ टूट जाएगा वो। ब्रिटल मटेरियल्स क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट के बाद इल्ड पॉइंट जाता है, और उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेस जाता है। कभी कभी तो इल्ड ब्रेक पॉइंट भी नहीं आता है, वी आर अप्लाइंग द लोड ऑन कास्ट अल आयरन एंड दे विल गोज टू ब्रेक। सो द यस सर। lack of ductility zone, that a lack of deep plastic zone, the materials can't resist the above load beyond the elastic point and they are break down. So in general brittle materials का forging करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोड देकर ही शेप देते हैं आपका, और हीट कर कर शेप हीट करते हैं, किसी को हीट नहीं करते हैं, that will comes under the hot working and cold working। एंड मटेरियल का डिफॉर्मेशन जोन ज्यादा होना चाहिए। लुक एट द फिगर दैट
if you see the stress strain diagram, this one is your elastic limit, then here is the deformation, मतलब आपका yield होगा, and here will be, अगर यहाँ failed हो जाता है brittle material beyond the load of elastic limit, the brittle materials goes failed, so the deformation zone नहीं है. अब यही देखो, जब ductile material mild steel का बनाते हैं, the deformation zone will be occurred and it will be ultimate tensile stress. There is the process of strain hardening and then the some upper load and then it Here. सो ये इतना पॉइंट, इतना पोर्शन मेरे पास लोड रेसिस्ट करता है, वो कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल. सो डक्टाइल मटेरियल्स कैन एबिलिटी टू रेसिस्ट द लोड, हायर लोड देन द ब्रिटल मटेरियल. सो जनरली डक्टाइल मटेरियल्स का हम लोग, डक्टिलिटी जोन ज्यादा होने के कारण हम लोग डक्टाइल मटेरियल्स का फॉर्जिंग करते हैं. नेक्स्ट थिंग्स है इसमें बताना, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बताएं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज अ कट ऑफ पॉइंट वेयर किसी भी मटेरियल का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा. मतलब मटेरियल को गर्म करते हैं, गर्म करते रहे एक बार में मेल्ट हो जाएगा. बहुत गर्म कर दिए, जैसे आपका स्टील को कितना मेल्टिंग पॉइंट है? मटेरियल साइंस पढ़े आप लोग, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टील मेल्ट हो जाता है. उसी तरह हर का अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट पे हमें नहीं जाना है. मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, मतलब नियरली 1/3 to 1/2 टेम्परेचर के बीच में उसका जो मटेरियल गर्म करते हैं तो उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. मतलब ग्रेन साइज जो है चेंज होना शुरू हो जाता है और मटेरियल्स कैन गोज टू डक्टाइल. और क्या होता है कि उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हो जाता है. दैट पॉइंट वेयर द ग्रेन स्ट्रक्चर्स हैव बीन फॉर्म्ड, न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर, ओल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड एंड न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन. एंड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ही हम हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग को सेपरेट करते हैं. बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड द कोल्ड वर्किंग, एंड above the recrystallization temperature then it is called the hot working. And we have the different process of forging. that is, हम forging में क्या क्या करते हैं? rolling से component बना सकते हैं, forging से component बना सकते हैं, and third one is extrusion. extrusion एक process है, उसको हम बताएंगे कैसे होता है. Yes, sir. extrusion में क्या करते हैं? एक डाई रहता है और डाई से पास करवाते हैं उसको लोड देके, एक्सटर्नल लोड थोड़ा सबसे फोर्स देके. अभी क्या है कि जब हम देख लिए कि ये रोलिंग, ये सब फॉर्जन है, एक्सीडेंट. नेक्स्ट थिंग, हम ये सब पढ़ चुके हैं, ए मीट करो भाई. कौन है भाई? तो तृष्णा अनिरुद्ध कुमार सबमिट हो गया, ठीक है. थोड़ा अभी देखते हैं कि हर मटेरियल्स का अपना एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लेड है, टीन है, कैडमियम है और जिंक है, इसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, सम थिंग्स विल बी लोअर देन सम मटेरियल्स का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है इट इज अ लोअर देन रूम टेम्परेचर, और some materials have lower than the room temperature and some will be at the room temperature. so इस मटेरियल का फॉर्जिंग नहीं होता है. फॉर्जिंग से इस टाइप का मटेरियल का हम कंपोनेंट जनरली नहीं बनाते. अभी बताता हूं मैं कि एक्चुअली में बात क्या है, कहानी क्या है कि ये सब जो मटेरियल है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो मटेरियल को गर्म करते रहेंगे और वो एक पर पिघल जाएगा. मतलब मटेरियल्स कैन गोज टू इन लिक्विड स्टेट. वही टेम्परेचर आपका कितना है? लगभग मान के चलो कि 200-150 से 200 डिग्री टेम्परेचर पे ये सब मटेरियल्स, 250 तक ये सब मटेरियल जो है मेल्ट हो जाता है. जब इसका 100 डिग्री तक मान के चलो अगर एवरेज लेते हैं तो ये मेल्ट कर जाता है, या फिर 100 से नहीं,
150 पे ये मेल्ट कर जाता है ये सब मटेरियल, कोई भी मटेरियल्स अगर, तो इसका अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देखेंगे तो कितना होगा 1/3 to 1/2 मान के चलिए। तो ये लगभग 100 का है तो 33 डिग्री टू 50 डिग्री पे ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सम का मेल्टिंग पॉइंट और कम होगा 100 डिग्री से कम, मतलब गर्म किए 50 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री होते वो पिघल गया, तो उस टाइप का मटेरियल्स का रिक्रिस्टलाइजेशन 25 डिग्री 30 डिग्री आएगा। और जानते हो अपना रूम का टेम्परेचर गर्मी के मौसम में भी ऐसे भी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हम लोग लेते हैं। तो दैट इज इन द ऑलवेज इन हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो इस सब जिनका मटेरियल्स का जनरली हम हॉट वर्किंग नहीं करते हैं। तो जनरली हम हॉट वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल जो करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में हमें कुछ ग्रेन साइज में डिफॉर्मेशन मिल सकता है, इसीलिए इन सभी मटेरियल्स का हम हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं और जनरली फॉर्जिन से उस सबका कंपोनेंट बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स है फॉर्जिंग या फिर फॉर्मिंग सर, मेटल फॉर्मिंग। फॉर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एक्चुअली। फॉर्मिंग मतलब फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस जिसमें मटेरियल का न्यू शेप एंड साइज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड विद एंड विदाउट हीट वी कैन गिव, or we can say with the help of hot working and cold working we can give, and there are different process of forming, that is one is the rolling, forging and extrusion and sheet metal drawing. Is it clear? sometime बीच में कुछ mistake हो सकता है, ignore it. हाँ सर। अब चलो देखते हैं कि advantages and disadvantages of different types of hot working and cold working. सबसे पहले we have gone to the hot working process. So hot working process में क्या होगा कि actually में the materials we can doing in hot working process by heating up to recrystallization temperature and above the recrystallization temperature. So a materials having the high temperature पे होगा तो मटेरियल्स वुड हैव हाई अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी होगा। अब उसको क्या है ना कि लेस फोर्स में अगर देंगे, लेस फोर्स देंगे डक्टाइल हो जाएगा मटेरियल। अगर ज्यादा हीट पे करें तो हमको फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना आसान होगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज when we heated the materials above the recrystallization the new structures have been formed and it will be hot condition, so ductility बढ़ जाता है, तो उससे फोर्स में हमें कम फोर्स से ही हमारा काम चल जाता है। सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द हॉट वर्किंग प्रोसेस। सो जब मेटल हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो शियर स्ट्रेस गेट रिड्यूस, मतलब आपस में जो पैरेलल फोर्सेस लगते हैं वो मेटल के बीच एटॉमिक डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अभी आप साफ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, आज अब क्लास ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए। सो शियर स्ट्रेस विल रिड्यूस हो जाता है, तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में लेस फोर्स लगता है और इट इज विल बी इजियर टू गेट द डिफॉर्मेशन। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द advantages. So I have written here the advantages and disadvantages because I am the notes which I am giving you the advantage and disadvantage because it is directly put, the university will put the question like the advantage, or sometimes they will ask write the difference between hot working and cold working. So you have to write the differences according to their advantages and disadvantages. इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर मार्क्स आता है। सो एडवांटेजेस भी देखें तो एडवांटेज में देखते हैं। सो द मटेरियल्स हैविंग द above the recrystallization temperature then any amount of work can be imparted, any amount of work कम ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज क्या है ना कि स्ट्रेन हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं होता उसमें। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक नेकिंग जोन का प्रोसेस जो होता है, जहां पे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मॉलिक्यूल जो होता है अपना शेप एंड साइज चेंज करता है, डिफॉर्मेशन लोड बढ़ाते रहे लोड बढ़ाते रहे लोड बढ़ाते रहे, तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि अपना शेप एंड साइज डिसलोकेशन चेंज करता है, तो उसमें काफी लोड देना पड़ता है।
धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है लोड। जब यूटीएम से ये टेस्ट होता है तो यूटीएम को देखोगे कि यूटीएम में हम एक साइड में लोड का एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, जहां पर वो अपना शेप एंड साइज चेंज करते गया, एक नेकिंग जोन कंसीडर हुआ। सो यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं होता। सो मटेरियल्स कैन बी गिव एनी शेप, जब वो बहुत हार्ड, बहुत जब वो गर्म हो जाएगा, वी कैन गिव द एनी शेप एंड साइज विदाउट द स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का प्रोसेस कोल्ड वर्किंग में होता है। कोल्ड वर्किंग में हम अब जॉब को हीट नहीं करते हैं या फिर हल्का हीट करते हैं टेम्परेचर से नीचे, और उसको क्या करेंगे कि हम लोड से अप्लाई करेंगे, बहुत लोड देंगे, उसको पीटते हैं, दैट इज वेरी मच गिविंग द लोड। इट इज कॉल्ड इन द फॉर्मिंग इन विच वी स्टडी इट इज द फॉर्जिंग प्रोसेस। फॉर्जिंग में हम लोड देते रहते हैं डक्टाइल मटेरियल में, और हम स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं उसमें। सो इसमें किसी भी शेप साइज का बना सकते हैं जब वो लूजली पैक्ड ग्रेन स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा तो हम बनाते हैं। सो ये सब चीजें आपका स्ट्रेन हार्डनिंग का एडवांटेजेस है। और दूसरा नंबर बात, इट इज फेवरेबल ग्रेन साइज अचीव राइज बेटर। क्या होता है ना कि जब ग्रेन साइज बनता है, ग्रेन साइज का अलग अलग पार्ट है, फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, तो इससे क्या होता है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब स्ट्रेंथ, मींस इलास्टिसिटी, एनिसोट्रोपिक, ये सब मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज कर जाता है। हीट करते हैं तो हीट के बाद ठंडा करेंगे तो एनिलिंग प्रोसेस होगा, क्विंचिंग प्रोसेस होगा, तो ये सब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है वो, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़िया बन जाता है उसका। डिसएडवांटेज में क्या है कि कोर्स ग्रेन बन जाता है तो सरफेस फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोर्स ग्रेन उसके सरफेस पे आ जाएगा। सो हमारा उसका अच्छा से वो मतलब सरफेस पे फिनिशिंग नहीं बढ़िया आएगा। सम मटेरियल्स कैन नॉट बी वर्क बिकॉज अब ब्रिटल मटेरियल को कभी ब्रिटल मटेरियल का भी, जिसका थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा पे अगर टूट जाता है तो हम ब्रिटल मटेरियल का नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोड से एक के बैलेंस कंट्रोल्ड कर सकते हैं जिससे हमें वो मटेरियल टूटे नहीं, या कुछ शेप जो है जो डिजायर्ड है वो प्राप्त कर लें। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से करना आसान हो जाता है, लेकिन हम हॉट वर्किंग प्रोसेस से नहीं कर सकते। उसको गर्म करेंगे तो अगर ब्रिटल मटेरियल है तो वो हीट हुआ और थोड़ा सा लोड भी देंगे बट ब्रेक डाउन इट विल बी। सो ब्रिटल मटेरियल्स का नहीं कर पाएंगे। हाई टेम्परेचर ऑफ मेटल गिव द राइज ऑफ स्केलिंग एंड सरफेस फिनिशिंग विल बी पुअर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अभी क्या है, हॉट वर्किंग में हमारा मटेरियल्स को हीट कर रहे हैं तो एवरी मटेरियल्स हैव इट्स द थर्मल एक्सपेंशन का एक्सपेंशन होता है हर मटेरियल्स का। सो मटेरियल्स can be thermal expanded. So coefficient of thermal expansion if given, it will be rise the shape and size by the giving the heat. So the thermal expansion हो जाएगा हीट देने से, तो क्या होगा, डायमेंशनल एक्यूरेसी हमारा घट जाएगा। फिर अदर डिसएडवांटेज तो ये है कि मटेरियल जब बहुत गर्म हो जाएगा तो उसका हैंडलिंग करना प्रोसेस दिक्कत है। उसको एक क्या बोलते हैं, एक चिमटे से पकड़ा जाता है। चिमटा सब देखो, लोहार को देखेगा, चिमटा से वो पकड़ के उसको कुपोला पे उसको गर्म करता है। सो हैंडलिंग प्रोसेस इज वन डिफिकल्टी इन द हॉट वर्किंग प्रोसेस। सो this one is the advantage and disadvantage of the hot working process. Similarly in the cold working process, so cold working process में क्या है कि cold working process में increase the strength and hardness and strength increase करता है। कैसे? क्योंकि उसको हम strain hardening करते हैं, अपने हिसाब से लोड देते रहते हैं। Yes sir. Since the, और इसमें क्या है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या है कि गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्साइड का लेयर बैठ जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट करेगा हमेशा हीट, तो ऑक्साइड लेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इट इज ओके, माय वॉइस इज कमिंग, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। सिंस द कोल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्साइड लेयर फॉर्म नहीं होता है और सरफेस फिनिशिंग अच्छा मिलता है, क्योंकि हम उसको खुद से लोड देके कंट्रोल करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा तो डायमेंशनली एक्यूरेसी भी मिलता है।
So it is the some advantages and disadvantages of the cold working process and hot working process. In this, by considering this hot working and cold working process, you have to write the difference between it. Is the मतलब university may frequently ask the question in 4 marks or 5 marks. Write the difference between the hot working process and cold working process. So simply one things you have to write. First one is the it is the below crystallization and the crystallization temperature above. Then cold working and hot working. Then you have to write the dimensional accuracy is good in the cold working and dimensional accuracy is not better. So thermal expansion will be due to thermal expansion, and the grain surface finish will good, surface finish is not good. So this one is the some difference you have to write with the help of advantages and disadvantages. Better? So these things Yes, sir. are these things, Yes, the sir. whole things are mainly the introduction part of the forming process. We have to more focus in the processes of follows by the through the forming process, and these processes are rolling, second is forging, and third one is the extrusion, and next the other part is the sheet metal forming, where the blanking, punching, shear wide ये क्या deep drawing and the other things will be इस सब. तो ये सब प्रोसेस को हमको पढ़ना है. Yes. So ये सब प्रोसेस में अभी कैसा है कि some things if you have to study like only theoretical and mechanical mechanism part कि क्या हो रहा है रोलिंग में, क्या हो रहा है एक्सट्रूजन में, क्या हो रहा है आपका शीट मेटल ड्राइंग में, ये सब पढ़ लेंगे theoretical part, तो it will be over for your understanding point of view and the university point of view. But when you go for the competitive point of view, you have to learn little bit the analytical and mathematical part से पढ़ना बहुत important है for the point if you giving the some examination like GATE, ES, Indian Services. So हम थोड़ा सा mathematical mechanism से रोलिंग प्रोसेस से डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स जो लोग जनरली समझते हैं कि अरे इसमें मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोसेस 1 में तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, लेकिन every mechanism is behind this, the mechanism it is a numerical and it is a mathematical mechanism, so you must have to understand what the mechanics is going behind the process. So हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, बहुत मैथमेटिक्स भी आ सकता है लेकिन चलेगा ना. So मैथमेटिक्स सबका सही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा. अब देखो हमारा फर्स्ट प्रोसेस इज द रोलिंग प्रोसेस है. अभी क्या है कि रोलिंग प्रोसेस में सबसे समझिए कि अरे क्या होता है बाबू कि एक रोलर होता है. रोलर मतलब ऐसे रोलर होगा, ऐसे होगा 3 डायमेंशनल में, और इधर होगा एक 3 डायमेंशनल में, और इसके बीच से हम मेटल जो है उसको पास करवाएंगे, रोलर घूमेगा और इसका थिकनेस को डिक्रीज कर देंगे. That is the main things in the going on the in rolling process. But what the mechanism behind this, let us understand first. So first we are going to start the rolling process, and you have to very careful how the rolling process and what the mechanism is behind this rolling process. होता क्या है रोलिंग प्रोसेस, हम करते क्या है, मेटल को, किसी भी मेटल को अगर हमें उसका थिकनेस को घटाना है, उसके लिए एक प्रोसेस करेंगे फॉर्मिंग का. दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इज कॉल्ड रोलिंग प्रोसेस से हम किसी भी डिजायर्ड शेप का थिकनेस हम ऑब्टेन करना है. सो वी हैव एनी मेटल, सब हमको मेटल है मेरे पास, दिस वन इज आई हैव अ मेटल जिसको हम कास्टिंग से बनाए, मान के चलो. अभी इसका क्या है कि हमें इसका थिकनेस को कम करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्जिंग का एक प्रोसेस, रोलिंग से हम इसका थिकनेस कम करेंगे. सो थिकनेस कम करने के क्या करता है, रोलर होता है. इसके पीछे एक एजम्पशन है. पहले देखो इसमें क्या होता है, एक रोलर होता है, रोलर के बीच में हम मेटल को पास करवाते हैं ऐसे, और फिर ये
ये रोलर घूमते रहता है, दोनों रोलर, और इसके बीच से मेटल को पास कराते हैं, ये कंप्रेस करता है, डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमारा एक छोटा थिकनेस का, जो पहले थिकनेस था उससे छोटा थिकनेस का मटेरियल्स बाहर आ जाता है। ये इसका मेन रोलिंग में होता है। अभी क्या होगा इसमें कि इसको समझने के लिए सबसे पहले एक अजम्पशंस यहाँ पे समझना है कि रोलिंग प्रोसेस करने के पीछे पहले कुछ अजम्पशंस आर टेकन बाय द थिंग्स, कि क्या उसका अजम्पशंस है। तो पहला अजम्पशन, रोलर जो होगा, दो रोलर होगा, यहाँ एक रोलर होगा और यहाँ पे एक दूसरा रोलर होगा। फिगर ठीक से नहीं बनेगा लेकिन समझना ठीक से है। ये दो रोलर होगा। अभी जो रोलर का जो सेंटर होगा, दोनों सेंटर एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा। अगर सेंटर मैच नहीं होगा तो रोलिंग प्रोसेस सही नहीं होगा। द फर्स्ट एजम्पशन इज द रोलर शुड बी इक्वली सेंट्रलाइज एंड इट विल बी रिजिड, कि अब इसको रोलर जब बना दिए तो उसका कोई भी डिफॉर्मेशन रोलर में नहीं होगा, ना वो अलग होगा, ना अलाइंड डिसअलाइंड होगा, एकदम अलाइंड रहेगा। अगर ये रोलर का सेंटर मैच नहीं करेगा, देन द forces are not be equal and it will be some other reaction force will be obtained and it will be destroyed. the roller क्या होगा, misaligned हो जाएगा, एक रोलर इधर भाग जाएगा, एक रोलर उधर भागेगा। जब हम फोर्स अप्लाइड मेटल शीट को डालेंगे उसमें तो ये डिसअलाइंड हो जाएगा। So the first assumption you have to consider that the roller should be rigid and it will be not be displaced and the center distance will be same, the centers are the bilkul are the aligned, this center and this center। now अब यही रोलर है, इसी रोलर के बीच इस थिकनेस का, बोलो सर, this roller made up of which material, sir? roller will be made by some harder materials than which you have to desire the want to desire the rolling process। मतलब जिस मेटल का थिकनेस कम करना है उस मेटल्स का, हार्डर मटेरियल्स का हम HSS का स्टील लगा सकते हैं। जैसे अगर हम माइल्ड स्टील कर रहे हैं तो हम हाई स्पीड स्टील का लगा सकते हैं रोलर। ये चीजें आप रखना है कि रोलर का हार्डनेस आपका जिस वर्क पीस को आप शेप दे रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि ये हमारा आपका जॉब है जिसका हमको थिकनेस कम करना है। तो दूसरा नंबर बात है, यहाँ पे ये मेटल जो है इंटर करेगा, ठीक है। और जो रोलर का सेंटर होगा, यहां से मेटल जो है निकलना शुरू होगा। जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली फिगर नहीं बन पाया ठीक से, ये जो सर्कल है वो सही से नहीं बन पाया है, लेकिन ये जो सेंटर जहां दोनों का सेंटर होगा वहां से मेटल आर गोइंग टू डिस्चार्ज, यहां से वो डिस्चार्ज होगा। तो होगा क्या कि पहले जो मेरा स्ट्रक्चर है ग्रेन का वो इक्यू एक्सेड है, मतलब सभी डायरेक्शन में सेम रहे। फिर जैसे जैसे ये डिफॉर्मेशन जोन में जाएगा, इट विल बी द स्ट्रक्चर्स विल बी लाइक दैट, एंड आफ्टर द डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्मेशन जोन है टोटल, जहां पे मेटल और रोलर के बीच में कांटेक्ट है, यहाँ पे इक्यू एक्सिस है। यहाँ पे क्या होगा कि इक्यू एक्स नहीं रख के ये डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो होता क्या है कि बिफोर द रोलिंग इट विल बी इक्यू एक्सिस, मतलब कि द मटेरियल प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इट विल बी आइसोट्रोपिक मटेरियल। और आफ्टर द रोलिंग द ग्रेन स्ट्रक्चर्स विल बी चेंज्ड एंड इट विल बी एनिसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल उसको बोलते हैं। ये बन जाएगा क्योंकि उसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स है नाउ इट विल बी फ्लैटर्न। सो पहला थिंग्स है, देखो अभी क्या है कि रनिंग आउट टाइम 10 मिनट का लेफ्ट है, आप लोग रीजॉइन करेंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। अभी दूसरा एग्जाम्पशन इसमें लेना है क्या कि जो मेटल है मेरा जिस पर हमको फॉर्मिंग करना है उसका केवल थिकनेस
जो होगा वो डिक्रीज होगा और लेंथ में डिक्रीज होगा। ये मेटल है मेरे पास। अभी क्या है, ये लेंथ है मेरा मेटल का, ये विड्थ है मेरा मेटल का जिसको हम वर्कपीस बोल रहे हैं, ये मेरा मेटल का थिकनेस है, टी है। सो द टोटल वॉल्यूम L, W एंड T। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द, इसका दूसरा एजम्पशन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटल विल बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब फॉर्मिंग से पहले और फॉर्मिंग के बाद में जो वॉल्यूम है मेटल का वो मेरा सेम है। अभी क्या है, फॉर्मिंग में हम क्या करेंगे, थिकनेस को घटाते हैं। अभी क्या है कि मेरा टी थिकनेस है और सम यू माइट बी अंडरस्टैंड दैट एच इज द थिकनेस। सो थिकनेस है तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखो हम बता रहे हैं कि दिस वन इज द मेटल, यहाँ पे रोलर में एंट्री हुआ और यहाँ पे थिकनेस घटकर हमको यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, इट इज द रोलिंग, यहाँ रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, इट इज अ रोलर है, यहाँ रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे हमको ये थिकनेस यहाँ से जो निकल रहा है ये इसका थिकनेस डिक्रीज हो गया। लेकिन क्या होगा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है जो कोई एजम्पशंस में लिए हैं, तो होगा क्या कि इसमें क्या होता है, सेकंड एजम्पशन याद रखिए कि विड्थ ऑफ द वर्क पीस cannot be goes to change. It might be possible, it will be, some things will be changed, but you have to consider it that the width of the metal is can't goes to change, only the change is will happened। तो बोलेंगे सर मेटल का विड्थ चेंज नहीं हो रहा है, थिकनेस घट जा रहा है, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट होगा, तो इसका लेंथ विल बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इसका लेंथ विल बी इंक्रीज्ड। सो पहले मेटल का ये क्रॉस सेक्शन है, वी विल सी द टॉप व्यू, एंड बाद में फॉर्मिंग के प्रोसेस में इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, थिकनेस डिक्रीज कर जाएगा और विड्थ जो है वो विड्थ जो है ऐसे जो रहेगा विड्थ ये सेम रहेगा, बुझे। तो सेकेंड अजम्पशन इट माइट बी पॉसिबल कि सम विड्थ चेंज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कंसिडरिंग फॉर द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द assumption we have taken by the scientist and the industrial staff that the thickness should be not be changed through the rolling process। forming process। हाँ, रोलिंग प्रोसेस में आपका width cannot be changed, width cannot be changed after the deformation, it will be remembered, only reduce the thickness of the materials, width of the material should not be changed, length of the material will change significantly। सो लेंथ इंक्रीज कर गया, थिकनेस डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम वैसा ही रहा, तो इससे क्या होता है, कॉम्पनसेट हो जाता है कि टोटल वॉल्यूम एंट्री, टोटल वॉल्यूम आउट। सो द मटेरियल्स लॉस विल नॉट बी हैपेंड इन केस ऑफ द फॉर्जिंग प्रोसेस, फॉर्जिंग नहीं, इन केस ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस और रोलिंग प्रोसेस। सो मटेरियल लॉस जो होता है इसमें नहीं होगा। और क्या है, मटेरियल लॉस सबसे ज्यादा कहां होता है, कौन सा प्रोसेस में, मशीनिंग में, मेटल कटिंग में, या गुड। मेटल कटिंग में, जब मेटल कटिंग ऑपरेशन सब जॉब बनाते हैं तो उसमें मटेरियल लॉस होता है, लेथ तो बना देते थे, मेटल निकल के बाहर फेंका जाता है, तो वो लॉस है मटेरियल का। दैट विल बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मेटल, हम लोग जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इंजीनियर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसको ही ऑप्टिमाइज करना पड़ता है हमको, मेटल लॉस को। कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट महंगा क्यों होता है, आपका सर्किट खरीद को देख लो, रेसिस्टर खरीद के देख लो, इंसुलेटर खरीद को देख लो, सस्ता है, मतलब 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ऐसे आएगा। एक आपका लेथ मशीन खरीद लो, आपका 5 लाख, बस 10 लाख, 20 लाख, क्यों? क्योंकि मेटल का कॉस्ट है, और मेटल से जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं, कास्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, कटिंग ऑपरेशन सबसे सुटेबल है, लास्ट में जब बताएंगे मेटल कटिंग में,
कि सब प्रोसेस से बढ़िया प्रोसेस है मेटल कटिंग प्रोसेस, लेकिन सबसे ड्रॉबैक है कि वहां पे मेटल का लॉस होता है। लेकिन सबसे गुड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट इज मेड बाय द मेटल कटिंग प्रोसेस। सो इसीलिए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैव टू स्टडी द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वाले पढ़े होंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना पड़ता है। हम लोग भी हायर सेमेस्टर में ये लोग ये सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। So in the forming process, or we can say in the rolling process, the metal loss will not be happen. So the total volume entry and total volume exit will be the same. So let us look here. ये है हमारा इनिशियल लेंथ बिफोर रोलिंग का, इनिशियल थिकनेस और इनिशियल विड्थ, जिसका हम रोलिंग करेंगे। आफ्टर द रोलिंग लेंथ विल बी सिग्निफिकेंट चेंज, विड्थ देखो सेम रहेगा और थिकनेस भी रिड्यूस हो जाएगा। सो आफ्टर रोलिंग लेंथ विल बी इंक्रीज, LF इज इक्वल टू फाइनल लेंथ आफ्टर द फॉर्मिंग। LF इज द फाइनल लेंथ, इट इज ग्रेटर देन द इनिशियल लेंथ, लेंथ चेंज इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ। थिकनेस इज द, किसका होगा, फाइनल थिकनेस कम होगा कि इनिशियल थिकनेस कम होगा? फाइनल थिकनेस कम होगा सर। सो फाइनल थिकनेस विल बी लेस देन द इनिशियल थिकनेस लिखा हुआ है, एंड द थर्ड वन इज द विड्थ विल बी गोज टू सेम। सो द वॉल्यूम is equal to constant रखेंगे इसमें। so the volume, so that the total volume of materials are kept constant। so पहला प्रोसेस इतना assumptions देख लिए भाई। अभी देखना है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में होता क्या है और क्या क्या टर्मिनोलॉजी आता है, ये सब देखते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो मेटल फॉर्मिंग और रोलिंग प्रोसेस में है वो है एंगल ऑफ बाइट। एंगल ऑफ बाइट किसको बोलेंगे? सो लेट्स लुक द फिगर हेयर। हम तो फिगर बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं जो आपको समझना है। ये आपका रोलर है, ये आपका रोलर है, इसमें इसके बीच में हम अपना मेटल को पास करवाएंगे। ये मेरा जॉब है। ये इसका सेंटर है। यहाँ पे ये टच कर रहा है मेटल को। यहाँ पे इस रोलर के इस पॉइंट ए को मान लेंगे, ए पॉइंट जहां मेटल गोज टू टच। लुक एट ये पॉइंट सेम होगा एक्चुअली में। ये पॉइंट सेम होगा जहां पे मेटल टच कर रहा है रोलर को। नेक्स्ट थिंग्स, the same perpendicular line draw here, same the perpendicular to the here, and it will be meet to the other center, the center to center distance। इसका सेंटर मान लो यहाँ है, एकदम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये कोलिनियर लाइन होगा। नाउ यहाँ पे मेटल एग्जिट करेगा, ये बी पॉइंट मानना है। यहां से मेटल एग्जिट करना शुरू करेगा और ये थिकनेस जो है आपका डिक्रीजिंग थिकनेस आपको मिलेगा। So this total part from entry A to, एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं, एक मिनट बाकी है। वेट अगर सेकंड बार में ज्वाइनिंग में बहुत लड़के आते नहीं हैं। प्रिंट स्क्रीन, सो ये डिसकंटिन्यू होने के बाद आप लोग अगेन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेट अस लुक, ये पार्ट टोटल डिफॉर्मेशन जोन होगा। जहां पे मेटल इंटर किया वहां से लेके जहां पे मेटल एग्जिट किया, इट इज द सेम